हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो की हेल्प से ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से हमें उसको इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे पिछली वीडियोस के बेसिस पर ये रिव्यू आया था कि भैया वॉइस की जो क्लैरिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो इस वीडियो में मैंने उस पार्ट पर थोड़ा सा वर्क किया है। फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ईयरफोन कंपल्सरी मैनर पर यूज़ करें, उससे क्लैरिटी हमारे यहाँ पर आएगी और मैं इस पार्ट पर और थोड़ी कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हमारी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं अपन सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एक फर्म की स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि आपकी फर्म किस स्ट्रेटजी पर वर्क कर रही है वो हम कैपिटल स्ट्रक्चर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्रोथ को बहुत तेजी से चाहते हैं, एक स्पीडी ग्रोथ चाहते हैं, वो कंपनीज अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का हिस्सा ज़्यादा यूज करती है। तो डेट फाइनेंशियल लेवरेज को प्रोवाइड करता है, आपकी अर्निंग्स के अंदर, आपके शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल अर्निंग के अंदर इन्फ्लुएंस लेकर के आता है। इसलिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर की हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ है वो किस तरीके की रहेगी। दूसरा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को एक्वायर करते हैं, इसे हम इनऑर्गेनिक नेचर की ग्रोथ कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक नेचर की ग्रोथ होती है जो रेगुलर बेसिस पर आप कंसिस्टेंटली अपना बिजनेस करते जाइए, उससे जो ग्रोथ मिलेगी उसे ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। दूसरी ग्रोथ होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। हम खुद से तो बिजनेस करते हुए नहीं बढ़ रहे थे आगे, पर जो आगे बढ़ रहा था उसको अपने साथ में ले लिया, तो वो जो ग्रोथ है वो हमारी इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहलाती है। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर हम उसे खरीदते हैं तो उसका जो पेमेंट है वो अगर आप फाइनेंशियल लेवरेज यूज करके, यानी कि डेट को यूज करके करते हैं, तो वो हमारी वर्किंग को एक फ्रूटफुल इम्पैक्ट दे करके जाएगा। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है हमारा इसका कि ये हमारे फर्म की स्ट्रैटेजी को, ग्रोथ स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करता है। आइए पढ़ते हैं अपन पहला पॉइंट, reflects the firm's strategy. In case the firm wants to grow at a faster pace, it would be required to incorporate debt in its capital structure to a greater extent. Greater extent में हम अपने यहाँ पर debt को use करें। Next, further, in case of growth through acquisitions or inorganic mode of growth, as it is called, the firm would find the financial leverage as an important tool in funding the acquisition. फाइनेंशियल लीवरेज हम पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार उसका मीनिंग एलॉबरेट कर देता हूँ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेट हम अपने इक्विटी को कितना गियरिंग, कितना लेवर्ड, कितना इन्फ्लुएंस एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। यानी कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ग्रोथ को इंडिकेट करता है, आपकी स्ट्रैटेजी को इंडिकेट करता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है हमारा
इंडिकेटर ऑफ द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द फर्म। एक कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क को मेजर करते हैं। अब अगर मैं यहां पर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के सोर्सेस की बात करूं तो अगेन डेट जो है फिक्स्ड चार्जेस की वजह से, फिक्स्ड कमिटमेंट की वजह से, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन की वजह से एक रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। अब वो जितना ज्यादा होगा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क को इंक्रीज करेगा, और जितना कम होगा उतनी ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क यहां पर रिड्यूस होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से रिस्क इंडिकेट होती है, इसलिए हमें कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस्ड रखना चाहिए जिससे कि हमारे यहाँ रिस्क अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। आइए रीड करते हैं। If the debt component in the capital structure is predominant, the fixed interest cost of the firm increases, thereby increasing its risk. अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट डोमिनेंट है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क को यहां पर इंक्रीज करेगा। If the firm has no long-term debt in its capital structure, it means that either it is risk averse or it has the cost of equity capital or cost of retained earning less than the cost of debt. यानी कि अगर कोई कंपनी अपने यहाँ डेट यूज नहीं कर रही है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट नहीं है, तो इसका मतलब पहला मीनिंग निकाला रिस्क अवर्स है। यानी कि जो लोग रिस्क नहीं चाहते उन्हें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंसर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कॉस्ट के एंगल से लिया कि अगर आपके यहां पर इक्विटी की कॉस्ट डेट की कॉस्ट से कम आ रही है तो फिर डेट क्यों लें भैया? सीधी सिंपल बात, जहां से सस्ता पैसा मिल रहा है और रिस्क भी नहीं हो तो सबसे बढ़िया वही सोर्स है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा होती है तो रिस्क कम होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है तो रिस्क कम होती है, रिस्क बढ़ेगी तो फिर कॉस्ट कम लगेगी। इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो आप रिस्क को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन करें। क्लियर? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स मैनेजमेंट टूल। अगर मैं टैक्स मैनेजमेंट टूल के एंगल से बात करूं तो भैया यहां टैक्स की कहां से बात आ गई? भैया डेट पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है वो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल होता है। फिर से क्या बोला बेटा? डेट पर जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं वो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल होता है। अगर टैक्स डिडक्टिबल होता है तो अब यहां से हमें एक पॉइंट समझने की जरूरत है। अगर हमारे बिजनेस के प्रॉफिट बहुत अच्छे चल रहे हैं तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। बिजनेस प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हमारे यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे खासे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है भगवान की दुआ से, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे हैं तो टैक्स ज्यादा निकल करके आएगा। ऐसे केस के अंदर अगर हमारे यहां पर सफिशिएंट डेट है तो फिर उस पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे उससे हमें टैक्स का अमाउंट कम देना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेशनली बहुत अच्छे होते हैं, जिनका बिजनेस ऑपरेशन अच्छा चल रहा होता है, वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इंसर्ट करते हैं जिससे कि टैक्स का बेनिफिट यहां पर लिया जा सके, टैक्स का एडवांटेज हम यहां पर ले सकें। क्लियर? आइए पढ़ते हैं। Since the interest on borrowing is tax deductible, a firm having healthy growth in operating profits, अंडरलाइन कीजिए,
हेल्थी ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छे चल रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वो यहां पर डेट को टैक्स टूल की तरह यूज करते हैं। डेट हमारा टैक्स मैनेजमेंट टूल की तरह काम में आता है। तो यहां यही बात कही कि इट वर्थ वाइल टू इनकॉर्पोरेट डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ग्रेटर मेजर, यानी कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं तो फिर टैक्स में बढ़िया एडवांटेज देकर के जाएंगे, आपको डेट एज ए टैक्स मैनेजमेंट टूल यूज करना ही चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहला फर्म पॉइंट अपन ने पढ़ा बेटा यहां पर, ये हमारे फर्म की स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी ग्रोथ एस्पेक्ट हमने वहां डिस्कस करा। दूसरा पॉइंट अपन ने यहां पर डिस्कस करा है कि ये इंडिकेटर है हमारी रिस्क प्रोफाइल का। तीसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस करा ये टैक्स मैनेजमेंट टूल है। और हम अब लास्ट पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इसके सिग्निफिकेंस का, कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी है। हेडिंग है यहां पर ब्राइटन द इमेज ऑफ द फर्म। फर्म की इमेज उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से ब्राइट होती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर भयंकर तरीके से डेट हो तो अपन ये कहते हैं कि भैया ये कंपनी कभी भी दिवालिया हो सकती है। जैसे आज ही न्यूज़ में पढ़ने में आया कि भैया गोल्ड जिम जो है उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा है और इंडिया के अंदर इंस्टेंटली 30 जिम्स जो है वो बंद करने का डिसीजन लिया है। तो ये डिपेंड करता है, अगर मेरे पास डेट है तो मेरे ऊपर बर्डन आएगा, अगर मेरे पास किसी तरीके का कोई डेट नहीं है तो मेरे ऊपर बर्डन नहीं आएगा। एज ए इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो हमारी नज़रों में उन ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ब्राइटर होती है जिनके पास भरपूर रिजर्व्स एंड सरप्लस हो। जितनी ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग होगी वो ऑर्गेनाइजेशंस उतने ही ब्राइटर इमेज कहलाएंगे। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी और उसमें भी रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होना उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को और इंप्रूव करता है। क्लियर? तो यहां कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्म की इमेज पता चलती है। आइए रीड करते हैं इसको अपन। अ फर्म कैन बिल्ड ऑन रिटेन्ड अर्निंग कंपोनेंट्स the capital structure by issuing equity share capital at a premium to spread out base of small investor। अगर हम रिटेन अर्निंग पर अपने शेयर्स को इशू करते हैं, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करना, यानी प्रीमियम पर हमारे शेयर इशू होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही हमारे फर्म की इमेज को इंडिकेट करता है। जैसे हमारी इमेज बहुत अच्छी है तो 10 रुपए का शेयर 500 1000 रुपए तक भी इशू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इमेज ब्राइटर है तो आप शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। सच एक्ट हैज़ 2 बेनिफिट्स। प्रीमियम पर इशू करने से 2 बेनिफिट हैं। ऑन द वन हैंड इट हेल्प्स द फर्म टू इम्प्रूव इट्स इमेज इन द आईज ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की नज़रों में हमारी इमेज ब्राइटर होती है क्योंकि जो अपने शेयर्स अच्छे दाम पर इशू कर सके उनकी इमेज वाकई में बहुत अच्छी है। एट द सेम टाइम इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ द फर्म। टेक ओवर मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को खरीदना, हॉस्टाइल मतलब बिना अपनी इच्छा के एक शत्रु की तरह, एक दुश्मन की तरह जब टेक ओवर होता है तो उसे हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चल रहा हो, रिटेन अर्निंग्स बहुत अच्छे हो, तो फिर दुश्मन उतनी ऐसी आंखों से नहीं देखता कि वो आपको टेक ओवर करने की सोचे। तो ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंस है और ये हमें बहुत अच्छे से कंसिडर करना चाहिए जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन ले रहे हैं। क्लियर? आइए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट
कैपिटल स्ट्रक्चर वर्सेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सिमिलर टर्मिनोलॉजी में इनको यूज कर लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत सिमिलर टर्म्स नहीं है, इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम बहुत आराम से समझें और बहुत आसानी से समझें। नई टर्म आई है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, पहले मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूँ, फिर हम कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ इसको ऑटोमेटिकली कंपेयर कर पाएंगे। जब मैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरे असेट्स की फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूं। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में तो सिर्फ हम लॉन्ग टर्म हिस्से को लेते हैं, वाइल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर हम यहां पर लॉन्ग टर्म हिस्सा प्लस शॉर्ट टर्म हिस्सा दोनों लेते हैं। यानी कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस शीट की सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को एंड इक्विटी को फोकस कर रहा होता है, जबकि इनके साथ में जब हम करंट लायबिलिटी को और एड ऑन कर देंगे तो वो स्ट्रक्चर हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी हमारे असेट्स की फाइनेंसिंग कहां से हुई है ये हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की हेल्प से पता चलता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को इंडिकेट कर रहा है, उनके कंपोजिशन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ओवरऑल सबको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के अंदर लिमिटेड चीजें आ गई, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी यहां पर वाइडर हो गया थोड़ा सा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बीच में। क्लियर? आइए, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अब हम इसको यहां पर कंप्लीट करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर refers to all the components of finance in an organization. That is, it consists of all assets, all liability and all the capital. यानी ये पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बता रहा है। लाइबिलिटी साइड के एंगल से बात करें तो हमारी सारी लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म और हमारी कैपिटल, इनफैक्ट असेट के स्ट्रक्चर को भी इंडिकेट करेगा। ऑन द अदर हैंड, कैपिटल स्ट्रक्चर इज सम टोटल ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, दस इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, क्योंकि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। इट इंक्लूड्स डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर या कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर शामिल होते हैं, लोन शामिल होता है, प्रेफरेंस शेयर शामिल होते हैं, इक्विटी कैपिटल शामिल होती है एंड रिटेन्ड अर्निंग शामिल होती है। In the simplest of the term, capital structure of a company is that part of financial structure that reflects long-term source of capital. तो बस लॉन्ग टर्म और ओवरऑल ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है जो सिर्फ लॉन्ग टर्म हिस्से को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थोड़ी वाइडर टर्म है। क्लियर? चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, इनके बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे समझेंगे और हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते समय हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच बेटा।